नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी के बयान के बाद की मोदी सरकार गिर जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए कि चुनाव आयोग जो कर रहा है सही कर रहा है, कुल निचोड़ उसका यही था। इससे दो स्थितियां पैदा हो रही हैं। पहला कि राहुल गांधी जिस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं आम जनता को जगाने का, इसके अलावा विपक्ष के पास और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर चुनाव आयोग के प्रति जो फैसला अपना सुनाया, वह यह साबित करता है कि चुनाव आयोग स्वच्छता से भारतीय जनता पार्टी को आजीवन चुनाव जिताते। ऐसे में विपक्ष के पास चुनाव लड़ के सत्ता तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वह संवैधानिक चुनाव होगा ही नहीं, क्योंकि पक्षपात किया जाता है चुनाव में। सत्तारूढ़ दल के लिए हर बिसात बिछा दी जाती है, हर तरह की छूट दे दी जाती है और विपक्ष के वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं, जिसको चुनाव आयोग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। अब ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होता था संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से, वह खत्म हो गया। इस बात की पर मुहर लग गया है। अब सवाल होता है कि मोदी सरकार तो इस वक्त अल्पमत में है, वह बहुमत तो चुनाव आयोग नहीं दे सकता। अगले चुनाव में उसके जीतने के आसार तो बना सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार कैसे बनाती है। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर मचा घमासान हर तरफ उफान पर है। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे हो या सुनेत्रा पवार की एनसीपी, दोनों भारतीय जनता पार्टी से उलझ से गए हैं और 17 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सीएम देवेंद्र फडणवीस किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार को 5 सीटों से अधिक दोनों को मिलाकर नहीं देना चाहते और 12 सीटों पर भाजपा खुद लड़ना चाहती है। लेकिन 5-5 सीटों की मांग दोनों गठबंधन के सहयोगी दलों द्वारा किया जा रहा है। ऐसा न करने पर एनडीए गठबंधन छोड़ने की धमकी एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार की एनसीपी ने दे दिया है। ऐसे में सुनेत्रा पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे के पास कुल मिलाकर के 95 एमएलए और 8 सांसद हो जाते हैं, यानी कि 54 विधायक शिंदे के पास और 41 विधायक एनसीपी के पास। अगर छोड़ते हैं और देवेंद्र फडणवीस की सरकार 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो बहुमत से बच तो जाएगी, लेकिन केंद्र की सरकार 8 सांसदों की वजह से संकट में आ जाएगी नरेंद्र मोदी की। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का बिहार के अंदर हाल बेहाल है। वह एक तरफ से ऐसे आईसीयू में पड़े हुए हैं कि उस आईसीयू से, उस बेड से निकल पाना मुश्किल लग रहा है। जेडीयू पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। सम्राट चौधरी को सीएम बना करके नीतीश पछता रहे हैं या पार्टी पछता रही है। नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा कोई रणनीति या प्लानिंग नजर नहीं आ रही है, लेकिन पार्टी में असंतोष फैला हुआ है। नीतीश कुमार के पार्टी के आनंद मोहन सिंह द्वारा जो घमासान छेड़ा गया, आनंद मोहन सिंह को जेडीयू का समर्थन कई बड़े बड़े नेताओं का मिलता रहा। ऐसे में सम्राट चौधरी इस बात को लेकर सकते में हैं कि अगर यह घमासान टूट या विद्रोह की स्थिति आई तो सम्राट चौधरी की भारतीय जनता पार्टी सरकार गिर जाएगी। सम्राट चौधरी बिहार के अंदर अपना बहुमत जुटाने में वैसे ही लगे हैं जैसे केंद्र में अपनी सरकार बचाने के लिए बहुमत जुटाने का कार्य मोदी और शाह कर रहे हैं, वैसे बिहार में सम्राट चौधरी कर रहे हैं। कितनी सफलता मिलेगी यह वक्त बताएगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता नीतीश कुमार नींद से जग गए तो 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत कहीं ऐसा न हो कि खेल बिगाड़ दे। इस बात का डर सम्राट चौधरी को है, क्योंकि सम्राट चौधरी का विरोध भाजपा के अंदर भी है और सड़क पर आम जनता के अंदर भी। नीतीश कुमार सोए हुए हैं जब तक, तब तक तो ठीक है, और जिस दिन नींद से जागे
और उस दिन सम्राट चौधरी संकट में आ जाएंगे और नीतीश नहीं जागे तो पार्टी टूट जाएगी। दोनों ही सूरत में नीतीश कुमार को नुकसान होने वाला है। अब नीतीश को फैसला करना है कि क्या करना है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को जो राजनीति में लाए हैं, इसी तरह अगर चलता रहा तो उनकी राजनीति शुरू होने के पहले खत्म हो जाएगी। 85 एमएलए और 12 सांसद भी किसी काम नहीं आएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए चंद्रबाबू नायडू की तरफ जाती है। चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से अल्टीमेटम दे रहे हैं, इससे कभी तो यह लगता है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ देंगे और कभी लगता है कि एक अल्टीमेटम दे करके अपना एक बयान जारी हो गया और उसके बाद चुपचाप शांति होकर के तमाशा देख रहे हैं। लेकिन यह तमाशा तब और संकट खड़ा कर देता है जब राहुल गांधी जनता के बीच जाकर के सड़क पर आकर के खड़े हो जाते हैं और आम जनता सरकार को लेकर आक्रोश होकर और हल्ला बोल करने लगती है। छात्र संघ हो, छात्र हो, या नीट पेपर एग्जाम पेपर लीक हो, या सीबीएसई को लेकर के जो विवाद उठे 12 लाख बच्चों का हुआ हो, चाहे वह मजदूरों की मजदूरी हो, चाहे किसानों की व्यथा, हर कोई सड़क पर आने को आतुर है। यह सारी संस्थाएं और सारे लोग अगर सड़क पर आ गए, इसे जेनजी कहा जाएगा और जेनजी के सामने मोदी की सत्ता टिक नहीं पाएगी। इन्हीं बातों को बार बार अपने 18 सांसदों के ताकत के साथ चंद्रबाबू नायडू समझाते नजर आ रहे हैं। इसीलिए यही वजह होगा, चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी सरकार का साथ छोड़ते हैं, 18 सांसदों का समर्थन वापस लेते हैं, तो यही वजह होगा कि जेनजी का आंदोलन, बढ़ती महंगाई और लगातार पेपर लीक और लगातार मजदूरों की जाती हुई मजदूरी इस सरकार के लिए एक बहुत बड़ी संकट आने वाले दिनों में बन सकती है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार बचेगी। राहुल गांधी ने जिस तरह ऐलान किया कि मोदी सरकार गिर जाएगी, और उस बात पर मुहर अखिलेश यादव ने दूसरे ही दिन लगा दिया कि उत्तर प्रदेश में इंडिया की सरकार बनते ही मोदी सरकार गिर जाएगी। बात बड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन बात में दम भी है, क्योंकि जनता ही फैसला करेगी। चुनाव आयोग तो एक पक्षीय हो करके भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसके पास ईवीएम मशीन है, और दूसरी तरफ जहां न्याय मांगने आप जाओगे वहां से न्याय मिलेगा नहीं, क्योंकि वह भी चुनाव आयोग और सरकार के साथ है। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि इस देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है और संविधान को मानने से इनकार किया जा रहा है। अगर यह न होता तो आज यह परिस्थिति न होती, एक घमंडी और तानाशाह सरकार भी न होती। दुनिया में रेट हर चीज के सस्ते होते जा रहे हैं और भारत में बेइंतहा रेट बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का रेट कम हो रहा है तो हमारे पास पेट्रोल डीजल 100 के पार चल रहा है। यह एक व्यथा है, क्योंकि यह सरकार जिस तरह से काम कर रही है और अंबानी अडानी जैसे लोग जैसे यहाँ से पैसे बाहर लगा रहे हैं, पेट्रोल डीजल रिफाइनरी से यहाँ से बाहर सप्लाई की जा रही है, लेकिन देश में पेट्रोल पंप बंद है, लोग मारामारी कर रहे हैं और सड़कों पर हैं, लोग अपना पर्सनल गाड़ी भी नहीं चला पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग भी नहीं हो पा रही है। 20 लाख ट्रक बंद होकर के खड़े हो गए हैं क्योंकि उन्हें डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा है। इसके लिए इसकी मार महंगाई पर पड़ेगी। कम ट्रक चलेंगे, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि कम ट्रक रहेंगे तो किराया ज्यादा लेंगे और पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है। ऐसे में आम किसानों की किसानी भी दांव पर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पंप सेट हो, ट्रैक्टर हो, चाहे कंपाइंड मशीन हो, या चलाने के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है और डीजल नहीं मिल रहा है। ऐसे में गाड़ियों को लेकर के एक लिमिट बना दिया गया कि 200 रुपया बाइक में और 1000 रुपया 4 व्हीलर में मिलेगा, वह भी मिल नहीं रहा है। ऐसे में सरकार कह रही है कि सब कुछ चंगा सी, ईंधन की कोई कमी नहीं है और देश में कहीं मिल नहीं रहा है। सरकार के बातों में और जमीन पर जो दिख रहा है, दोनों में विरोधाभास नहीं स्पष्ट है कि सरकार झूठ बोल रही है। ऐसे ही हाल चुनाव में होता है। चुनाव में सड़क पर कुछ और दिखता है, लोगों का मत कुछ और है और रिजल्ट कुछ और आता है। चुनाव आयोग की यह कला है।
ऐसे में यह सरकार कितनी घातक हो रही है देश के लिए और आने वाले वक्त के लिए कितनी घातक होगी, राहुल गांधी लगातार इन बातों को जनता के बीच रख रहे हैं। ऐसे में जनता का गुस्सा सरकार को लेकर भड़क रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू का समर्थन वापस लेने पर सहमति भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं देता है, यह मोदी भी अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए वह इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों को तोड़कर अपने बहुमत का आंकड़ा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि मानसून सत्र पार्लियामेंट का जो आएगा, उस वक्त तक ममता बनर्जी के 20 सांसद टूट जाएंगे और भाजपा में चले जाएंगे। अगर 29 के 29 चले गए तो भी आश्चर्य मत होइएगा, क्योंकि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को घेर लिया गया है FIR दर्ज करके, और अभिषेक बनर्जी के ऊपर ईडी का शिकंजा अब कसने वाला है। बंगाल का यह इतिहास रहा है, पार्टियां हारती है तो खत्म हो जाती है। ममता बनर्जी भी उसी लाइन में है और आज यह सब कुछ जो हो रहा है उसकी गुनाहगार भी ममता बनर्जी ही है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। यानी कि आने वाला युग कांग्रेस के साथ जो रहा वह धरातल पर नजर आएगा और जो नहीं रहा वह खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहिए और क्षेत्रीय दलों को खत्म करने में भाजपा कहीं न कहीं 80% कामयाबी हासिल की है। ऐसे में देश में अब दो ही पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस और भाजपा, और दोनों के विचार एकदम क्लियर है। एक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करेगा और एक सब देशवासियों का बात करेगा। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा यह सरकार बचती है या नहीं बचती है। लेकिन एक बात आप दर्शकों को बता दो कि राज्य में क्षेत्रीय दलों का होना बहुत जरूरी होता है। केंद्र में एक मजबूत दल होना जरूरी होता है। ऐसे में ममता बनर्जी का क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन कहा यह भी जा रहा है आने वाले दिनों में ममता बनर्जी हो सकता है कांग्रेस के अंदर अपने पार्टी का विलय कर दे, क्योंकि कांग्रेस से ही निकल करके पार्टी बनाई थी और फिर कांग्रेस में ही आने की कवायद है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TFD News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा TFD News 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।